Okay, welcome all of you on platform of UPT Education, and today I'm going to take a topic of motivation. मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यू ऑल्सो एंड बेसिक मैनेजमेंट का भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी प्रेजेंटली हम लोग जो सिलेबस देख रहे हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है और यही सिलेबस आपका मेजॉरिटी और स्टेट्स में भी होता है फॉर बेसिक मैनेजमेंट। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो ये सारा जो आपका बेसिक मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स हैं विच यू शुड नो, बेसिक मैनेजमेंट के टॉपिक्स जैसे लीडरशिप क्या होता है, एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी में भी ये आता था। फिर टीम रिलेटेड स्किल्स क्या हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके बेसिक मैनेजमेंट में आते हैं जो एक एग्जीक्यूटिव को, एक इंजीनियर को पता होने चाहिए। और इसलिए ये टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाते हैं, रिटन एग्जाम्स का भी पार्ट होते हैं और इंटरव्यू में भी वो आपसे पूछता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है आपका इंटरव्यू में कि आप अपने अंडर जो टीम है, जो आपके अंडर काम करेगी, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और वो केस स्टडी भी दे सकता है। समटाइम ही विल गिव यू केस स्टडी कि ऐसी सिचुएशन है, आपके अंदर जो टीम है वो मोटिवेट फील नहीं कर रही है, आपने उनको मोटिवेट करके उनसे काम लेना है, तो आप कैसे काम लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। लेकिन आज का लेक्चर मोटिवेशन के बारे में है और इसमें जब लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको आने चाहिए। मोटिवेशन है क्या, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है या दोनों है, और ह्यूमन नीड्स की रिफ्लेक्शन होती है मोटिव्स, तो कौन से ह्यूमन नीड्स होती हैं, कौन सा ऐसा चॉइस है जो मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मोटिवेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है मोटिवेशन का, और कुछ थ्योरीज हैं मोटिवेशन की जो हमें पता होनी चाहिए। कंटेंट थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, कुछ इस तरीके से बिहेवियरल थ्योरीज वगैरह हैं। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो नीड हायरार्की थ्योरी, मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी का पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी। हाइजीन फैक्टर, हर्जबर्ग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये हमें पता होनी चाहिए। एल्डरफर ERG थ्योरी, एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लॉ ऑफ इफेक्ट कौन से थ्योरी देता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। सो दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसमें आपको ये थ्योरीज भी पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है, अब इसको अंडरस्टैंड करो। तो मोटिवेशन एज अ वर्ड जो निकला है ना, लैटिन वर्ड है मूवियर, लैटिन वर्ड है मूवियर, जिसका मतलब होता है मूव करना। और लार्जली ये जो आपका मोटिवेशन है ये इंटरनल स्टेट होती है, बाहर की एक्सटर्नल स्टेट नहीं होती है, ये इनर स्टेट होती है। दैट मीन्स ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल फोर्स है अंदर की। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, सो जो बाहर से आपको कोई आदमी मोटिवेट करेगा वो भी आपका इंटरनली ड्रिवन होता है। यू विल फील मोटिवेटेड टू डू समथिंग, देन ओनली यू विल डू दैट थिंग। और वो मोटिवेशन जो इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट तुम्हारी क्रिएट होती है, एनर्जी स्टेट, वो कहाँ से आती है, उसके पीछे भी रीज़न होते हैं। उसके पीछे फिजियोलॉजिकल रीज़न भी होता है। जैसे तुम्हें भूख लगी या कोई तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तो तुम वहाँ से दौड़ जाओगे क्योंकि तुम्हें इंटरनली पता लगेगा मेरे को मारना दे, और तुम दौड़ जाओगे, वहाँ से भाग जाओगे। सो मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो आपको किसी काम को करवाती है। इंटरनल फोर्स है जो आपसे कुछ काम करवाती है, जो आपको मूव करवाती है। जब हमने बोला मूव करना, तो मूव करना मीन्स एफर्ट करना, काम करना, उसको मूव करना हमने बोला। तो मूवियर लैटिन वर्ड है और ये साइकोलॉजिकल फोर्स है, और ये हमारी कुछ नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारी कुछ नीड्स हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों नीड्स होती हैं, उनकी वजह से हम मूव करते हैं, उनकी वजह से हम एफर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आप सारा काम छोड़ के खाने के लिए जाओगे, आप मेस में चले जाओगे या आप शॉप पे चले जाओगे, किचन में जाओगे, तो क्योंकि आपको भूख लगी है, फिजियोलॉजिकल नीड है। आपको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो आप एक ऐसा स्पेस देखोगे जहाँ पे ठंड कम हो जाए, धूप में खड़े हो जाओगे, बेड के अंदर घुस जाओगे। सो वो आप मूव करोगे, फिजियोलॉजिकल नीड है। वैसे ही आपको इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी की, यार मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, वो एक साइकोलॉजिकल आपका नीड है जो आपको एफर्ट करवाएगा और आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो दैट मीन्स मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, साइकोलॉजिकल एक ड्राइव है, लेकिन वो आती जो है उसके पीछे जो फैक्टर है वो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों ही फैक्टर होते हैं। और आप अपनी कुछ वांट है, कुछ नीड है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और जब आप वो सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड, तो आपको वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको फर्दर एफर्ट करने में मोटिवेट करता है।
सो इसकी डेफिनेशन लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है मोटिवेशन का। मेरे को नहीं लगता है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन का डेफिनेशन दिया है कि ये कुछ सेट ऑफ फोर्सेस है, कॉम्प्लेक्स है, और ये जो लोगों को एफर्ट करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट लगाने के लिए उसकी डायरेक्शन में फोर्स की तरह से काम करता है। कुछ लोगों ने इसको अनसेटिस्फाइड नीड बोला, जो स्ट्रेस या डिसइक्विलिब्रियम या टेंशन क्रिएट करता है। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, और वही स्ट्रेस, वही नॉन स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, वही आपसे एफर्ट करवाएगा, एग्जाम की तैयारी करवाएगा। कितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं लोग, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं जॉब लेने के लिए, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपको एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, लैक ऑफ इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है आपकी, और आप उस स्टेट से बाहर निकल के इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में जाना चाहते हैं, और इसके लिए आप एफर्ट करते हैं। तो ये उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है मोटिवेशन। अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर लगा सकते हैं। मोटिवेशन है क्या? आंसर है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड प्रोसेस है। वो आप सोचोगे किसी चीज के बारे में, कोई नीड के बारे में सोचोगे, आपकी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, वो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस है, फिर आप उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लगोगे, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिव्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड विच आर, यस, ह्यूमन नीड्स कैन बी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मैंने आपको बताया कि जैसे बॉडीली नीड्स भी हो सकती हैं, फिजिकल मीन्स बॉडीली नीड्स, या फिजियोलॉजिकल एक ही चीज है। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड नीड्स, जिसमें भूख हो गई आपको, या आपको ठंड लग रही है, वो सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ये साइकोलॉजिकल नीड्स, आपको लग रहा है नहीं साहब आपके पास जॉब होनी चाहिए, तो आप अभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो जो फोर्स आती है, जो नीड है, वो फिजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकती है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोटिवेशन के साथ करेक्टली रिलेटेड नहीं है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, वो सही है। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेज है, वो भी सही है। स्टेट ऑफ टेंशन और स्ट्रेस इंडिविजुअल में क्रिएट करता है, वो भी सही है। देयर आर इंडिविजुअल हु हैव नो मोटिवेशन, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देयर एवरीबडी इज मोटिवेटेड, हर इंडिविजुअल कोई ना कोई चीज को लेके मोटिवेटेड है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होगा जो मोटिवेटेड नहीं है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी नीड्स होंगी, अगर उसकी नीड्स होंगी तो वो मोटिवेटेड होगा। तो दैट मीन्स एवरी पर्सन इज मोटिवेटेड बाय वन नीड और अनदर नीड, ही इज बेसिकली मोटिवेटेड। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक किए हैं, इसको डिवाइड किया है, इसके ट्रेड्स क्या हैं। पहले तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो कुछ बेसिकली डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए ये प्रोसेस होती है। सो सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज आपके अंडर कुछ लोगों ने काम करना है, आप उनके मैनेजर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, इंजीनियर लगोगे, आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, तो आपको उनकी नीड समझना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे ये इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो किसी को भी मोटिवेट करने से पहले आपको उसकी नीड्स पता होनी चाहिए, उसकी नीड्स क्या हैं। और अगर आप उसको ये शो कर दो, ये बता दो कि इस नीड को पूरी करने के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, तो सेटिस्फाई होके, मोटिवेट होके वो काम करेगा। तो यू शुड केयरफुली अंडरस्टैंड द नीड एंड मोटिव्स ऑफ द पीपल और डिजायर ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द वर्क डन। मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी अब सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, अब मेरी कोई भी नीड नहीं रही, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग हो तो नीड्स रहेंगी। आप बाद में आपको बताऊंगा कि नीड्स की हायरार्की चेंज हो जाती है, पहले आपको किसी और चीज़ की नीड है, एक स्टेज के बाद आपको किसी और चीज़ की नीड हो जाएगी। हर इंसान को कोई ना कोई नीड है, और नीड है तो वो मोटिवेटेड है। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंप्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल है। देखो सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर है, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं उन सब का अलग बिहेवियर है, तो तुम सबके लिए सेम मोटिवेटिंग थ्योरी यूज नहीं कर सकते। जितने लोग हैं उन सब की अपनी अलग थिंकिंग है, अलग उनका बिहेवियर है, और इसलिए ये एक कम्प्लेक्स बेसिकली डोमेन है ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना। परवेसिव क्या होता है? हर बेसिकली लेवल पे है। अब आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लिखो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एग्जाम लिखो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एग्जाम लिखो, हर लेवल पे आपको मोटिवेशन का नॉलेज होना चाहिए, हर लेवल पे इंडिविजुअल मोटिवेटेड होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओनली टॉप मैनेजमेंट के मोटिवेटेड होने से नहीं चलती।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉटम से टॉप तक जितने भी लोग हैं, अगर सारे मोटिवेटेड हैं, सारी टीम मोटिवेटेड है, तब आपका रिजल्ट आता है। सो दैट मीन्स ये ऑल परवेसिव होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। ये आपका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशन का, वो है किसी के बिहेवियर में चेंज लाना। अब आप सोचो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाओ और आप देखो कि सारे लोग मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, तो काम चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, इवन कंट्रीज में जब वॉर लड़ी जाती है तो वो इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन के ऊपर लड़ी जाती है, आर्सेनल के ऊपर नहीं। आपने कई बार सुना होगा भाई, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, 20-30 सोल्जर्स ने बहुत बड़ी बटालियन को पीछे खदेड़ दिया, उनको हरा दिया, बिकॉज वो 20-30 लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे। सो दैट मीन्स हर किसी का मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव एंड गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आप मेरे को एक टीम दे दो, एक 10 लोगों की टीम दे दो जो हाईली मोटिवेटेड है कोई काम करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट वहां पे आ जाएगा। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर मैं एक लाइन बोलूं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसका मतलब स्पीड आपको एक्साइटमेंट तो देगी, लेकिन वो मार भी सकती तुम्हें, वो खतरा भी है उसमें। तो स्पीड का खतरा भी होता है, तो वो थ्रिल्स तो देती है, थ्रिल तो देती है, लेकिन वो मार भी देती है। तो दैट मीन्स यहां पे आपका उसका नेगेटिव चीज दिखाया गया है, स्पीड का नेगेटिव चीज दिखाया गया है कि स्पीड से खतरा भी हो सकता है तुम्हें। तो डरा के भी आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि जैसे टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए बोल सकते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इसका मिसयूज भी करती हैं, हाइपोथेटिकल या इरेशनल फियर क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में, सो दैट उनका पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर चेंज हो जाए। तो उनको मोटिवेट करते हो फियर के साथ कि वो अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिसीजन लें। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन का हमने आंसर लगा लिया। अब इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले कि मोटिवेटेड अगर इंप्लॉइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करेंगे, और वो कॉपरेट करेंगे दूसरों के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एंड रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है। हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। तो वो भी आपको मोटिवेटेड इंडिविजुअल से मिलेगा। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडेप्ट कर पाएंगे और उनसे जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा। लोगों की रिलेशनशिप दूसरों के साथ इंप्रूव होंगे, और एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो इससे अच्छा ब्रांडिंग, अच्छा इमेज रिफ्लेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके मोटिवेशन का रीजन होते हैं। तो कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव है ऑफ मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन? मोटिवेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। ये ब्रांड को, इमेज को ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोट करता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये सारे के सारे मोटिवेशन का रीजन है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मोटिवेशन की, कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की। कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, रेनफोर्समेंट, बिहेवियरल थ्योरी, क्या क्या थ्योरीज हैं मोटिवेशन की। कंटेंट थ्योरी, ये नाम आप ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कंटेंट क्या है, रीजन क्या है मोटिवेशन का। मास्लो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्जबर्ग थ्योरी, मैक्लीलैंड थ्योरी, ERG थ्योरी ऑफ एल्डरफर, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। प्रोसेस थ्योरी, मोटिवेट करने की प्रोसेस क्या है, इक्विटी या इक्विलिब्रियम, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन में आपका मोटिवेशन में रेनफोर्समेंट थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी, देन मैग्रीगर XY थ्योरी एंड आउचीज थ्योरी X। सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी हम करेंगे उतनी आप पढ़ के जाना। एक तो इनके नाम, कैटेगरीज क्या है, और पढ़ के जाना कौन कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहले चलते हैं कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी ये बोलती है कि मोटिवेशन इंडिविजुअल की नीड के ऊपर डिपेंड करती है। नीड जो होती है वो कोई ना कोई बिहेवियर डिस्प्ले करवाती है, कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे को भूख लगी है तो मैं किचन की तरफ जाऊंगा। मैं किचन की तरफ जाने के लिए मोटिवेट क्यों हुआ? क्योंकि भूख एक नीड थी, हंगर, थर्स्ट वॉज नीड। आई फील इनसिक्योर, सो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मेरे को ठंड लगी तो मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया। सो
एक नीड फील की मैंने और उस नीड के चलते मैंने बिहेवियर डिस्प्ले किया। तो कंटेंट का मतलब होता है कि क्या नीड है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें से नॉट द कंटेंट थ्योरी, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कंटेंट थ्योरी नहीं है। ये सारी की सारी आपकी हर्सबर्ग थ्योरी हो गई, मैक्लीलैंड हो गई, नीड हायरार्की हो गई, नॉट द कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये इसमें से निकला है। तो कंटेंट थ्योरीज क्या हैं? ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, मास्लो, हर्सबर्ग, मैक्लीलैंड, ये all of them are content theory. तो which of the following is not the content theory, which of the following is the content theory? I think all of them are content theory, तो not नहीं होना चाहिए इसमें। which of the following is the content theory of motivation? अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट थ्योरी है वो मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी है। इसको समझ लो, इसमें से क्वेश्चन आपका मोटिवेशन में से आ सकता है। मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसमें 5 नीड्स हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो ये बोलता है कि ये पिरामिड होता है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोगों की नीड्स फिजिकल नीड्स होती हैं, भूख प्यास वो सारी फिजिकल नीड है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपनी फिजिकल या बेसिक नीड्स, इनको बेसिक नीड्स बोलते हैं, इनको हायर ऑर्डर नीड बोलते हैं। बेसिक नीड्स सिक्योरिटी एंड फिजिकल नीड्स को पूरी करने की ट्राई करता है। अगर बेसिक नीड पूरी होती जाएगी तो ऊपर चलता जाएगा। तो पहले बेसिक नीड पूरी होगी फिर वो ऊपर चलेगा। जब तक आपको भूख लगी है तब तक आपको और कुछ नहीं दिखेगा, आप उसको भूख, नींद, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपको सोना है, आपको भूख लगी है, वो आपकी फिजिकल नीड्स हैं। फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी तो तुम सिक्योरिटी की तरफ चलोगे, आप अपनी सिक्योरिटी ढूंढोगे। आप एक घर में क्यों रहते हो? घर की दीवारें क्यों बनी होती हैं इंसान की? आप बिना डोर के भी तो इंसान रह सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नीड पूरी नहीं होती, वो इनसिक्योर फील करेगा कि कोई अंदर ना आ जाए, ह्यूमन बीइंग या सब एनिमल अंदर एंटर ना कर जाए। तो वो उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स उसकी होती हैं। उसके बाद सोशल नीड्स, आप लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, मैरिज करते हैं, फैमिली एज इंस्टीट्यूट होती है, आपका ग्रुप बना होता है, ये सारी की सारी तुम्हारी सोशल नीड्स को पूरी करती हैं। तो फिजिकल नीड पूरी हो गई, फिर सिक्योरिटी नीड, फिर सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मींस सोशल रिकॉग्निशन। भाई आप क्यों अच्छी से अच्छी जॉब्स के चक्कर में जाते हो? अच्छे से अच्छी जॉब क्यों चाहते हो आप? मेरे को पीसीएस करना है, आईएएस करना, क्यों? क्योंकि उसमें आपको सोशल एस्टीम मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रेस्टीज। फिर आदमी प्रेस्टीज की तरफ जाता है, उसकी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो प्रेस्टीज की तरफ जाएगा। फिर अगर वो सारी प्रेस्टीज भी पूरी हो गई, उसको नाम भी हो गया, पैसा भी हो गया, सब हो गया, जो बड़े बड़े लोग आपको दिखते हैं, कोई फेमस आदमी, एक्टर है या कोई बिजनेसमैन है, उसको सारी नीड्स पूरी हो गई, फिर वो चलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो चीज है कि अब इंसान वो कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है, जो वो जनता के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहता है। स्पिरिचुअल लीडर जितने भी हैं, स्पिरिचुअल कोई आदमी है बहुत ज्यादा, या आपने सुना कि किसी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना डोनेट कर दिया, उसकी ये नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अकॉर्डिंगली अब्राहम मास्लो ने नीड्स को ऐसे पिरामिड में बांट दिया था कि इस तरीके से चलती हैं। डॉक्यूमेंट में आपको दे चुका हूं, आपने सारी नीड्स एक एक करके पढ़नी है कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बेसिक नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स में क्या आता है, उसके बाद सोशल या बिलोंगिंग नीड में क्या आता है। तो आपकी जॉब किससे रिलेटेड है? जॉब आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है। आप इस टाइम पे इनसिक्योर फील करते हैं कि मैं अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरे को जॉब सिक्योरिटी कहां मिलेगी। जो आप बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि सर जॉब सिक्योरिटी है। तो वो सिक्योरिटी नीड है आपकी, जिसके लिए आप मोटिवेटेड हैं और बहुत साल से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसी के बाद आपका सोशल नीड्स के बाद एस्टीम नीड्स आ जाएगा, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाएगा। तो ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो नीड हायरार्की थ्योरी का पार्ट नहीं है मास्लो की? सो आप बोलेंगे कि इसमें पावर नहीं आती, पावर उसका पार्ट नहीं है। हर्सबर्ग ने थ्योरी दी थी जिसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बोलते हैं। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक को हाइजीन फैक्टर बोलते हैं, एक को मोटिवेशन फैक्टर या मोटिवेटर बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर। हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं? वो बेसिक फैक्टर हैं किसी जॉब के, जिनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक, ये जॉब को पॉजिटिव जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर ये फैक्टर ना हो तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ध्यान से सुनो दोबारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेटर। जैसा नाम से दिख रहा है, मोटिवेटर
आपको जॉब सेटिस्फेक्शन दिलवाते हैं, हाइजीन सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाते। हाइजीन वो फैक्टर है जो जॉब की डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की है जो आपकी वो अच्छी लगती थी, गवर्नमेंट जॉब में जूनियर इंजीनियर बन गए आप, मैंने आपको 2-3 साल के बाद पूछा, आप जूनियर इंजीनियर लगे हैं, मैंने आपको पूछा कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है सर, सेटिस्फेक्शन है, और नहीं सर सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर मैं पूछूंगा तो डिससेटिस्फाइड हो जॉब से, आप बोलोगे नहीं सर डिससेटिस्फाइड भी नहीं है। इसका क्या मतलब है यार, ना तो डिससेटिस्फाइड हो ना सेटिस्फाइड हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सर मेरी जो जॉब है उसमें हाइजीन फैक्टर तो हैं, मोटिवेटर फैक्टर नहीं है। मींस मतलब सर ऐसा है कि जो फैक्टर आपको जॉब डिससेटिस्फेक्शन देते हैं वो भी नहीं है, और जो सेटिस्फेक्शन देते हैं वो भी नहीं है। इलेबोरेट करो। जैसे आपको सैलरी मिलती है, जहां पे आप काम करते हैं वहां चेयर कुर्सी ऑफिस है, टॉयलेट है वो भी है, आपको लोग रिस्पेक्ट वो उस तरीके से आपको ढंग से बात हो जाती है, लड़ते तो नहीं है, नहीं लड़ते भी नहीं है। ये सारे फैक्टर जो हैं ये आपकी जॉब की डिससेटिस्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं। अब सोचो अगर सैलरी नहीं मिल रही हो, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, नहीं है सर, डिससेटिस्फाइड है, नहीं डिससेटिस्फाइड भी नहीं है। जॉब कब छोड़ोगे, जब आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे। मैं आपसे पूछूं कि यार 5 साल से जूनियर इंजीनियर हो, जॉब छोड़ क्यों नहीं देते अगर सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं जॉब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि डिससेटिस्फाइड नहीं हो जॉब से। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जॉब तो छोड़ दी थी 6 महीने के अंदर, क्योंकि वहां डिससेटिस्फाई हो गया था सर मैं। ऐसा क्या था सर, वहां हाइजीन फैक्टर भी नहीं थे, मींस सर वहां पे सैलरी भी नहीं मिलती थी टाइम पे। तो भाई सैलरी का टाइम पे मिलना एक हाइजीन फैक्टर है, टॉयलेट होना हाइजीन फैक्टर है, गाली कोई ना दे वो हाइजीन फैक्टर है। ये सारे फैक्टर अगर आपको हैं, सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो आपके पास हाइजीन फैक्टर हैं, मतलब आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, जॉब छोड़ोगे नहीं, लेकिन जॉब से खुश भी नहीं होंगे। तो सर ऐसे कौन से फैक्टर होने चाहिए जिनमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाए? अब जरा सोच के बताओ, तुम असिस्टेंट इंजीनियर क्यों लगना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो? सर वहां पे जॉब डाइवर्सिटी है, रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, फिर सर मेरे को क्रिएटिविटी है उसमें, मैं जो चाहूंगा तो वो कर सकता हूं, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे जो टर्म्स मैंने अभी ली, डाइवर्सिटी, ग्रोथ, जॉब सिक्योर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, ये सारे के सारे मोटिवेटर फैक्टर है। क्या उन जॉब में सैलरी मिलेगी? वो तो मिलेगी, हाइजीन तो होगा ही होगा, हाइजीन के अलावा भी कुछ होगा जिसको मोटिवेटर फैक्टर बोलते हैं। तो अगर तुम्हारी जॉब में मोटिवेटर फैक्टर होंगे तो तुम्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अब सोचो किसी जॉब में मोटिवेटर फैक्टर नहीं है तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन डिससेटिस्फाई भी नहीं होंगे। अगर किसी जॉब में हाइजीन फैक्टर भी नहीं है तो डिससेटिस्फाई हो जाओगे, जॉब भी छोड़ दोगे। ये उसने बोला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो है जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन देता है अगर वो नहीं है, मोटिवेटर वो है जो जॉब सेटिस्फेक्शन देता है अगर वो है। अगर मोटिवेटर फैक्टर नहीं है तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ऐसे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। कौन सा फैक्टर है जो हाइजीन फैक्टर नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, ये आपके मोटिवेटर फैक्टर हैं। अब चलते हैं मैकलीलैंड की तरफ। अब देखो सारी थ्योरीज तो आपने डिटेल में नहीं पढ़नी, लेकिन बस एक एक दो वर्ड याद रखने एग्जाम के लिए। मैकलीलैंड ने क्या बोला? मैकलीलैंड बोलता है, ये भी कंटेंट थ्योरी है, ये बोलता है कि नीड को 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर। बोलता है इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ना उसके पीछे बहुत से फैक्टर होते हैं। आप पीसीएस क्यों लगना चाहते हैं? सर पीसीएस में पावर है, लाल बत्ती ये मिलती थी, पावर होती है, ऑर्डर चलता है, पावर, तुम्हें पावर के लिए चाहिए ये। एफिलिएशन, अचीवमेंट, सर कुछ ऐसा करें जिसको लगे कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ किया और अचीवमेंट मेरे को मिली, इसलिए मैं चाहता हूं। तो मैकलीलैंड की थ्योरी ये बोलती है कि 3 फैक्टर हैं, अचीवमेंट है, एफिलिएशन है, पावर है। इन तीनों के चलते मैं मोटिवेट होता हूं। नीड फॉर अचीवमेंट, मेरे को अचीवमेंट करना है। आप जानते हैं आईएएस का जो एग्जाम है उसमें बहुत ही कम सक्सेस रेट है, लाखों बच्चा लिखता है और कुछ ही सीट्स होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मिल गया तो सोचो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। उसके चलते उस बेसिकली अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट के चलते आदमी एग्जाम लिखता है कि मेरे को लगता है कि मैंने अचीव किया कुछ। नीड ऑफ फॉर एफिलिएशन, किसी के साथ कंपेनियनशिप होना, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, ये जो तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 4 आदमी तुम्हें प्रेज करते हैं, ये क्या है? ये तुम्हारी नीड फॉर एफिलिएशन है। नीड फॉर पावर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने को पावर बोलते हैं, नीड फॉर पावर।
कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकूं, उसको पावर नीड बोलते हैं। ये सारी की सारी आपकी मैक्लीलैंड की थ्योरीज हैं। लेट्स गो फॉर ERG थ्योरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डरफर की ERG थ्योरी, लेकिन जो मास्लो ने 5 नीड्स में एक्सप्लेन किया वो इसने 3 नीड्स में एक्सप्लेन किया। बोलता है कि 3 नीड्स होती हैं ह्यूमन की, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। ग्रोथ जो आपका एस्टीम और सेल्फ एक्चुलेशन वगैरह है, रिलेटेडनेस सोशल नीड्स, एग्जिस्टेंस जो बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी एंड आपकी फिजिकल नीड्स, वो एग्जिस्टेंस है, ये सोशल है, और ये तुम्हारा एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुलेशन नीड्स है। तो 2 इसके अंदर आ गई, 2 इसके अंदर आ गई, और ये तुम्हारी सोशल नीड्स हो गई। सेम क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रोसेस थ्योरीज क्या हैं। प्रोसेस थ्योरीज इस पे फोकस करती हैं कि मोटिवेशन करनी कैसे है, मोटिवेशन होती क्यों है। कंटेंट थ्योरीज, व्हाट इज द रीजन फॉर मोटिवेशन, कंटेंट, फिजिकल नीड है इसलिए आई एम मोटिवेटेड टू डू समथिंग। अब प्रोसेस थ्योरीज इज हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, हाउ यू विल गेट मोटिवेटेड, दैट इज प्रोसेस थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम गेव दिस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। He opposed Herzberg's two-factor theory, and it was by Vroom. It was given by Vroom. Why individual choose one behavior compared to other? So वो एक्सपेक्टेंसी के चलते इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। तो व्रूम ने बोला कि 3 वेरिएबल हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। बस ये याद रखना। एक्सपेक्टेंसी ये कि अगर तुम अच्छा एफर्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो किसी एक्सपेक्टेंसी में कर रहे हो ना, कि किसी दिन इतना मेहनत करोगे तो किसी दिन इसका बेनिफिट मिलेगा, उसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वैलेंस, आउटपुट के साथ जो आपने अपना इंपॉर्टेंस अटैच कर रखी है। तो ये 3 फैक्टर हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी। किसने दी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एज ए टोल्ड यू, मास्लोज का, हर्जबर्ग का, मैक्लीलैंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्रूम वगैरह का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल यू शुड नो द नेम, यू शुड नो ये थ्योरी किसने दी। इक्विटी थ्योरी, ये एडम्स ने थ्योरी दी थी जिसको इक्विटी थ्योरी बोलते हैं। इंडिविजुअल बेसिकली मोटिवेटेड होता है टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, इक्विटी थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये तो आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आप वैसे भी जानते हो कि एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम में आने की ट्राई करता है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मैं इसको रख दूं थोड़ी देर का, इसका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, इक्वालिटी, इक्विटी। So every human being is also a system and human being also tends to come into the state of equilibrium. वो with passage of time equilibrium की state में आना चाहता है। और इस इक्विटी थ्योरी के 2 पार्ट, इनपुट एंड आउटपुट। तो आप कितना इनपुट देते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या आउटपुट मिलता है। आप ये चाहते हो कि अगर आप इक्वल इनपुट दो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इनपुट आउटपुट एंड इक्विटी का देता हूं। आपके ऑफिस में 2 लोग हैं, दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, दोनों इक्वली कैपेबल हैं, दोनों इक्वल इनपुट दे रहे हैं, एक को सैलरी ज्यादा, एक को कम, तो तुम्हें लगता है कि वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जिस इंप्लॉई को ऐसा लगेगा कि उसको इनपुट तो सेम दे रहा है लेकिन आउटपुट उसको सेम नहीं मिल रही, वो जॉब छोड़ देगा, वो किसी स्टेज पे जॉब छोड़ देगा, क्योंकि उसको ये चीज नहीं मिलेगी, इक्विटी नहीं मिलेगा उसको। इनपुट आउटपुट बराबर होना चाहिए, तो इनपुट कम दे आउटपुट भी कम मिले, ठीक है, लेकिन अगर इनपुट भी दे रहा है और आउटपुट इतना नहीं मिल रहा है तो वो इस थ्योरी के चलते वो जॉब नहीं करेगा। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी? ये बोलता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, एंड स्किनर वाज द बिहेवियरल साइंटिस्ट जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी का चैंपियन थे। वो ये बोलता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को ये होप हो कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो उस रिवॉर्ड के चलते वो बिहेवियर डिस्प्ले करता है। जैसे अगर सपोज एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है ऑफिस के बाहर, उसने आपको सैल्यूट किया, आपने भी उसको सैल्यूट किया और थैंक्स किया, तो हमेशा तुम्हें सैल्यूट करेगा क्योंकि उसको रेनफोर्समेंट मिल रही है, उसको जवाब मिल रहा है। लेकिन उसने सैल्यूट किया 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आप जवाब ही नहीं देते हो। नेक्स्ट टाइम देखा यार ये जो आदमी आ रहा है ये मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करता, वो आपको विश नहीं करेगा, स्माइल नहीं करेगा, सैल्यूट नहीं करेगा। रेनफोर्समेंट, अगर उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा।
तो ये रेनफोर्समेंट थ्योरी है कि ह्यूमन बीइंग रिवॉर्ड एंड रिजल्ट के चलते अपना बिहेवियर डिस्प्ले करता है। तो कौन सी थ्योरी जो है लॉ ऑफ इफेक्ट पे वर्क करती है? तो आंसर इज रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब बिहेवियरल थ्योरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहेवियर जैसे ह्यूमन बीइंग अपने आप को कंडक्ट करता है ऑफिस के अंदर, उसको बिहेवियर बोलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो मैग्रीगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है। मैग्रीगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, मैं बताता हूं ये है क्या। मैग्रीगर बोलता है कि सारे जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स वो इंसान है जो लो अचीवर होते हैं, जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो शक्कर होते हैं, जो नेगेटिव, उसने नेगेटिव व्यू बना लिया और दूसरों का पॉजिटिव बना लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खुद ही काम करते रहेंगे, खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, तुम्हें उनको बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार बता दिए वो करते रहेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ऐसे होते हैं अगर तुम देख रहे हो तो काम कर रहे हैं, नहीं देख रहे हो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव होते हैं, क्रिटिक होते हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे हमेशा, वो नेचर ही होता है उनका, उनको उसने एक्स बोल दिया। एक हिंदी में फ्रेज है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो थ्योरी एक्स है कि जो लोग लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानेंगे, मतलब उनको तुम्हें हड़काना ही पड़ेगा, उनको तुम्हें डांटना ही पड़ेगा तभी वो काम करेंगे। दूसरे हैं जिनको अगर तुमने हड़का दिया वो भाग जाएंगे, उनको तुम्हें प्यार से उस तरीके से डील करना पड़ेगा, वो उनको तुम्हें मोटिवेट करके ही आगे ले जाना पड़ेगा। तो एक थ्योरी एक्स होता है, एक थ्योरी वाई होता है। थ्योरी एक्स जो है उनके लिए जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन चाहिए, ऑटोक्रेटिक चाहिए, डिक्टेटोरियल चाहिए। थ्योरी एक्स से बोलती है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो काम नहीं करना चाहता, काम को अवॉइड करता है। ये बोलती है कि इनकी एम्बिशन भी नहीं होती, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं, इनको डायरेक्ट करना पड़ता है, हर बार इनको बताना पड़ता है। ये बेसिकली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, इनके पास कोई हायर एंड की नीड्स नहीं होती, इनकी फिजिकल या सेफ्टी नीड्स तक होती हैं, एस्टीम नीड, प्रेस्टिजियस, वो इनको नहीं होता। और ये बोला कि ये लार्जली ये जो लोग होते हैं मनीटरी मोटिवेटेड होते हैं, उससे ज्यादा कि इनकी मोटिवेशन नहीं होती। और थ्योरी वाई में क्या बोला, ये पॉजिटिव व्यू के ऊपर बेस्ड थी, ये ह्यूमन बीइंग के पॉजिटिव व्यू के ऊपर बेस्ड थी कि थ्योरी वाई में उसने ये बोली है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो सही है, काम करना चाहता है, इसको तुम कंट्रोल भी कर सकते हो, इसको तुम गाइड कर सकते हो, और ये क्रिएटिव होता है और इसकी नीड्स कुछ अलग होती हैं, हायर ऑर्डर की नीड्स होती हैं, ये पॉजिटिव इंडिविजुअल हैं। ऐसे उसने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में इनको बांटा। कौन सी असम्पशन है थ्योरी एक्स के पीछे? एवरेज ह्यूमन बीइंग लेजी है, उसकी एम्बिशन नहीं होती, वो क्रिएटिव नहीं होता, ये सारी थ्योरी एक्स के पीछे हैं। अब देखो ये थी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। पहले हमने पढ़ा मोटिवेशन होती क्या है, उसका डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि मोटिवेशन की नीड क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर हमने देखा थ्योरीज क्या है मोटिवेशन की, और अब हम आ गए मोटिवेशन करना कैसे है। तो इंटरव्यू के लिए जो रेलिवेंट है वो ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है। तो मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? दो तरीके मोटिवेट करने हैं। मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन नीड, अलग अलग नीड्स होती हैं ह्यूमन की, पैसा भी होता है, फाइनेंस भी होता है, नॉन फाइनेंस भी होता है। तो लार्जली दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव या रेनफोर्समेंट देना बहुत जरूरी है। किसी को भी मोटिवेट करना है तो उसको आपको मोटिवेशन इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है कि आप बोनस दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन, स्टॉक ऑप्शन, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। सैलरी बढ़ा दो, इससे वो मोटिवेट हो जाएंगे। नॉन फाइनेंशियल क्या, प्रेज कर दो, अप्रिशिएशन दे दो, अवार्ड दे दो, रिवॉर्ड दे दो, कुछ लोग उससे भी खुश होते हैं। हाँ, हर आदमी सैलरी से खुश होता है ऐसा नहीं है। अब आप जानते हैं कई लोग हैं जिनको अब तुम दे रहे हो, जैसे भारत रत्न दे रहे हो, भारत रत्न है या ऑस्कर दे दिया या आपका नोबेल प्राइजेस दे दिए, तो ये जो लोग जिनको ये अवार्ड तुम दे रहे हो, ये पैसे के लिए थोड़ी जा रहे हैं वहां पे, इनको कुछ और चीज है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, रिवॉर्ड वगैरह उसमें आते हैं। तो ये कुछ अपने नाम याद रख लेना कि जिसकी वजह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। दो टर्म्स हैं, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। ये समझ लो क्या होती है। जॉब एनरिचमेंट होता है कि आपकी जो जॉब है उसमें वर्टिकल आपके कंपोनेंट ऐड करते जाएं, और जॉब एनलार्जमेंट होता है हॉरिजॉन्टली एडिशन करते चले जाएं। जॉब एनरिचमेंट में तुम जॉब प्रोफाइल चेंज कर देते हो, अच्छा प्रोफाइल दे देते हो। ये आंसर वहां पे हो सकता है कि सर मेरी जो प्रेजेंट जॉब थी जो मैंने छोड़ी, उसमें जॉब एनलार्जमेंट तो था, एनरिचमेंट नहीं था। एनलार्जमेंट मींस मेरे को ज्यादा से ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ काम ज्यादा से ज्यादा मिल रहा था, लेकिन मैं
अलग टाइप का काम चाहता था, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा हो, जिसमें चैलेंज ज़्यादा हो, वो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंज, क्रिएटिविटी, ये आपका जॉब एनरिचमेंट के अंदर होता है। ये वर्टिकल हायरार्की होती है, वर्टिकली तुम जॉब को लोड करते हो। You let people participate in decision making, give them more responsibility, you give continuous feedback to them, तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट उनमें डालो, ये एनरिचमेंट है। एंड जॉब एनलार्जमेंट क्या है? फिर जॉब एनलार्जमेंट है कि आप सिमिलर टाइप का काम उनको दो कि तू ये काम भी कर, ये काम भी कर। जैसे अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उसको बोलूँ तू 6 घंटे नहीं, तू अब कल से 8 घंटे काम कर, तो ये जॉब एनरिचमेंट नहीं है, जॉब एनलार्जमेंट है। लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि नहीं, तू ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, तू एंट्री भी करेगा, डाटा एंट्री भी करेगा, तू इसको एनालिसिस भी करेगा और मेरे को इनपुट भी दे, वो एनरिचमेंट है। तो जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, दीज आर टू थिंग्स। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन। आई एम वेरी श्योर आपको ये टॉपिक पता लग गया होगा। डॉक्यूमेंट लो और इसको पढ़ना स्टार्ट करो। मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ मोटिवेशन, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हाउ वी कैन मोटिवेट पीपल, these are the important topics from motivation. Revise it, and this is a very simple topic, not a difficult topic for you. Thank you.